हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न सी प्रोग्रामिंग में। आज मैं मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज कहे जाने वाले कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस वीडियो सीरीज में हम लोग सी के इंट्रोडक्शन से लेकर के कंप्लीट सिलेबस के बारे में बात करेंगे एंड हर टॉपिक्स को से रिलेटेड एग्जाम्पल की कोडिंग भी प्रैक्टिस करते रहेंगे, जिससे आपको हर टॉपिक को समझने में आसान होगा। आज की इस वीडियो सीरीज में हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे, जिसमें सी की एक पॉपुलैरिटी के बारे में बात करेंगे। सी इतना पॉपुलर क्यों है, और सी पहले भी बहुत पॉपुलर लैंग्वेज रह चुका है और आज भी पॉपुलर है और आने वाले दिनों में काफ़ी पॉपुलर है और इसकी डिमांड काफ़ी बढ़ने वाली है। सी एक बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसको सीखने के बाद हम लोग आगे की कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना बड़ा आसान हो जाता है। इसको एक बार सही ढंग से सीख लेने के बाद आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लगभग 60% कॉन्सेप्ट को आसानी से सीख जाते हैं। इसके बाद हम आगे कोई भी अदर लैंग्वेज की प्रैक्टिस या उसे सीखना चाहेंगे, उसे या उसमें अपना अपग्रेड करना चाहेंगे, तो बेहद आसान होगा। शायद आपको पता नहीं होगा कि सी द्वारा एक से एक प्लेटफॉर्म जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स, ब्राउजर्स, डाटाबेसेस और कई अदर प्लेटफॉर्म डेवलप किए जा चुके हैं। सी एक ऐसा लैंग्वेज है जिससे सिस्टम प्रोग्रामिंग के साथ साथ हम लोग एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग भी डेवलप कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, जैसा कि अभी हमने बात किया था कि सी इतना पॉपुलर क्यों है, और सी को डेवलप करने वाले महान डेवलपर, जिनको सी के फाउंडर भी कहा जाता है, फाउंडर ऑफ सी लैंग्वेज, डेनिस रीड जी, जिन्होंने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें वो लैंग्वेज सिखा दिए हैं जिसके द्वारा हमारा डिवाइस डायरेक्टली इंटरेक्ट होता है हमारे कोडिंग के थ्रू, और वो डिवाइस उस कोडिंग के सभी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए हमारे जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसको एग्जीक्यूट करता है। सी इज कंसिडर्ड एज अ बेस ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट कैन बी डिफाइंड एज फॉलोज। इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज। सी एक सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी एक प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जहाँ पे किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उनके द्वारा दिए गए स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग उनसे रिलेटेड सिंटेक्स को एक कोडिंग के फॉर्मेट में लिखते हैं। और सी को मिडिल लैंग्वेज लैंग्वेज भी कहा जाता है और हाई लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है, बिकॉज इसमें दोनों कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हैं। इसमें आपका असेंबली लैंग्वेज की के साथ साथ आपका हाई लेवल लैंग्वेज की कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। तो दोस्तों, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो फर्स्ट खासियत है वो है सी एज ए मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज कहा जाता है। इसके द्वारा मोस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आगे की जो लैंग्वेज है, उनका सिंटेक्स इसी को फॉलो करते हुए लिखा गया है। इट प्रोवाइड द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ फॉलोइंग like arrays, things, strings, functions, file handling, that are being used in many languages like C, C++, Java, C Sharp, Python, PHP, इन सबों में यूज़ किया जाता है। हेलो दोस्तों, सेकंड पॉइंट इज है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सी के बारे में, जो सी एक सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उस लैंग्वेज को कहा जाता है जिसके द्वारा हम लोग सिस्टम डेवलप कर सकते हैं जो डायरेक्टली हार्डवेयर को इंटरेक्ट करता हो, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, कर्नल्स। कर्नल्स एक लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर कहा जाता है, जिसे टोटली सी लैंग्वेज द्वारा लिखा गया। सी का यूज हम लोग इंटरनेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में यूज नहीं करते हैं, बिकॉज इसके लिए हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ किया गया है जो फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाता है, जैसे जावा, डॉट नेट, PHP एक्सेट्रा। सी एक प्रोसीजर लैंग्वेज है, जैसा कि मैंने बताया था, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग उसके एक प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। दैट मीन्स दैट सीरीज ऑफ स्टेप्स को हम लोग प्रोग्राम के रूप में लिखते हैं, और वो फिर इंस्टेंट स्टेटमेंट जो होता है, जो प्रोग्राम का स्टेप्स होता है, उसको फॉलो करता है सी, और फिर वो अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उनसे रिलेटेड जो हमारा स्टेटमेंट होता है वो आपको एक्सिक्यूट करता है। सी इज ए प्रोसीजरल लैंग्वेज। इन सी वेरिएबल एंड फंक्शन प्रोटोटाइप मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर बीइंग यूज। सी में कहता है कोई भी फंक्शन या प्रोटोटाइप को जब आप यूज़ करते हैं तो उनका जो वेरिएबल होता है, उनका फंक्शन होता है, एज ए प्रोटोटाइप के रूप में आपको उससे पहले डिक्लेयर करना होता है।
The next point is C is a structured programming language. Structure means to break up a program into स्मॉल पार्ट्स ऑफ ब्लॉक्स के रूप में, हम छोटे छोटे पार्ट्स के रूप में हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, जिसे हम लोग फंक्शन भी कहते हैं। और ये हमारे प्रोग्राम को समझने में और मॉडिफाई करने में काफ़ी इजी हो जाता है। सी को अभी जैसे कि बताया था कि सी एक मिडिल लेवल लैंग्वेज होता है, इसमें दोनों फीचर सपोर्ट करते हैं, बोथ लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज के फीचर सपोर्ट करते हैं। लो लेवल लैंग्वेज स्पेसिफिक होता है मशीन के लिए, और ये मशीन डिपेंडेंट्स होता है। और हाई लेवल लैंग्वेज नॉट फॉर अ स्पेसिफिक ऑन मशीन, इट कैन बी इजीली रन ऑन अनदर मशीन्स। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा हिस्ट्री के बारे में कि सी की हिस्ट्री क्या है। तो हिस्ट्री ऑफ सी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द सी लैंग्वेज, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं सी लैंग्वेज डेवलप कब और किसने किया था और कहाँ डेवलप हुआ था। तो जैसा कि आप जानते भी होंगे और नहीं भी जानते हो तो जान लीजिए कि सी लैंग्वेज इज डेवलप इन 1972 बाय डेनिस रीड जी, जो सी के फाउंडर कहे जाते हैं। हम लोग बात कर चुके हैं एट अ बेल लेबोरेटरी, जो अमेरिका का एक अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ लेबोरेटरी, जिसे हम एटीएमटी लेबोरेटरी के नाम से जाना जाता है। ये अमेरिका में यूएसए में लोकेटेड है, और डेनिस रीड जी को फाउंडर ऑफ सी लैंग्वेज कहा जाता है। इससे पहले सी से पहले भी कई लैंग्वेज आ चुके थे मार्केट में, जो एल्गोल है, बीसीपीएल और बी लैंग्वेज होता है। उनकी कुछ कमियां थी, उनके जो कुछ त्रुटियां थी, उनको ओवरकम किया गया है सी लैंग्वेज में। इनिशियली सी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड फॉर द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए बनाया गया था। सो लेट्स सी द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट वर डेवलप्ड बिफोर सी के बारे में बात करते हैं कि इससे पहले कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि सी लैंग्वेज से पहले एल्गोल एक लैंग्वेज जो 1960 में इंटरनेशनल ग्रुप में डेवलप किया था। फिर बी सी पी एल 1967 में जिन्होंने मार्टिन रिचार्ड डेवलप किए थे। उसके बाद बी लैंग्वेज था जो 1970 में डेवलप हुआ था, कैम थॉमसन ने डेवलप किया था। उसके बाद ट्रेडिशनल सी आया जो डेनिस रिडली द्वारा डेवलप किया गया 1972 में। उसके बाद कर्निंघम और डेनिस रिडली दोनों ने मिलकर के इनमें इम्प्रूव लाया और नई चीज़ें इसमें इंट्रोड्यूस किया, जो 1978 में हुआ। और उसके बाद इसे अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने सर्टिफाइड किया, जिसे अमेरिकन एनएसआई कमेटी कहा जाता है, वो 1989 में। उसके बाद आपका 1990 में एनएसआई आईएसए ने इसे सर्टिफाइड किया। और C99 जो लेटेस्ट वर्जन है सी की है, वो 1999 में डेवलप हुआ था, जो स्टैंडर्डाइज कमेटी ने इसको स्टैंडर्डाइजेशन प्रोवाइड किया है। नाउ अब हम लोग बात करते हैं फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज के बारे में, कि वो कौन कौन से बेसिक फीचर्स हैं और इम्पोर्टेंट फीचर हैं जिसके कारण ये काफ़ी पॉपुलर है। और हर किसी को, चाहे वो कंप्यूटर डिप्लोमा कर रहा हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाना चाहते हो, चाहे वो बीसीए कर रहा हो, एमसीए कर रहा हो, बीटेक कर रहा हो कंप्यूटर साइंस से, तो उससे सबसे पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी ही सिखाया जाता है। उसे सी सीखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सी में वो इतना उसके लॉजिक फंडामेंटल क्लियर हो जाते हैं कि वो किसी भी प्रॉब्लम को मैथमेटिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द्वारा सॉल्व करना, या उसके इंस्ट्रक्शंस के स्टेप्स को लिखना, या उसका लॉजिक क्रिएट करना आसानी से सीख जाता है। वंस यू हैव डिजाइन a logic for any problems you can easily can understand the other languages। आसानी से आप अदर लैंग्वेज को सीख सकते हो और समझ सकते हो कि आखिर उसके पीछे क्या चल रहा है। सो लेट्स वी सी द फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें कि सी एक काफ़ी सिंपल लैंग्वेज है, पोर्टेबल लैंग्वेज है, मिडिल लेवल लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर्ड है। इसमें एक रिच लाइब्रेरी का मतलब बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फंक्शंस, उसके कीवर्ड बने हुए हैं। ये एक रिकर्सिव फंक्शन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसमें पॉइंटर की फैसिलिटी है, जिसके ज़रिए हम लोग मेमोरी में स्टोर डाटा को उसके एड्रेस के थ्रू इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ये काफ़ी फास्टर एग्जीक्यूट करता है, इसलिए इसे फास्टर लैंग्वेज कहा जाता है। इसमें मेमोरी मैनेजमेंट बहुत आसानी तरीके से की जाती है। जैसा कि देख पा रहे होंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर्स को हमने लिस्ट आउट किया हुआ है। सी इज वाइडली यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट प्रोवाइड द मेनी फीचर्स दैट आर गिवन बिलो। सिंपल, मशीन इंडिपेंडेंट और पोर्टेबल। मशीन इंडिपेंडेंट का मतलब है वंस यू रिटेन अ प्रोग्राम इन वन मशीन यू कैन इजीली रन ऑन अनदर मशीन। आसानी से दूसरे मशीन में इसे पोर्ट कर सकते हैं और वहाँ पे रन करा सकते हैं।
एक मिडिल लेवल लैंग्वेज के रूप में जाना जाता है। इसका प्रोग्रामिंग करने का एक स्ट्रक्चर होता है, एक स्केच डायग्राम होता है जिसके अंदर हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं। रिच लाइब्रेरी सपोर्ट करता है, मेमोरी मैनेजमेंट है, फास्ट स्पीड एग्जीक्यूट करता है। इसमें पॉइंटर की फैसिलिटी है, जिसमें हम बताए अभी आपको कि पॉइंटर के जरिए हम आसानी से मेमोरी में स्टोर डेटा को एक्सेस कर सकते हैं और उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। रिकर्सिव फंक्शन की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करता है। और वंस यू हैव रिटन अ प्रोग्राम, एक बार यदि कोई प्रोग्राम को आप लिख चुके हो तो उसमें एक्स्ट्रा कोई फंक्शन ऐड करना हो, इट मीन दैट जिससे कोई अपग्रेड करना हो, अपग्रेडेशंस लाना हो, उसमें कुछ और नई चीज़ें ऐड करनी हो, तो आसानी से आप कर सकते हैं। अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं कि हाउ टू इंस्टॉल सी। देखिए अभी के टाइम में पहले की प्रोग्रामिंग जो सी की जाती थी उसमें टर्बो सी और सी प्लस प्लस का एक कंपाइलर आया जाया करता था, जिसे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते थे और उसके फोल्डर को आसानी से सी ड्राइव में इंस्टॉल कर दे रहे हैं या फिर उसे उसमें कॉपी करके हम आसानी से कर सकते थे। लेकिन अभी के टाइम में लेटेस्ट कई कंपाइलर आ चुके हैं मार्केट में, जिसके जरिए जैसे डेव सी प्लस प्लस है, निंजी डब्ल्यू है, फीसरी सी फ्री फाइव है, उसके बाद कोडिंग ब्लॉक्स है। तो किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप आसानी से इसकी प्रोग्रामिंग को आसानी से रन करा सकते हैं। सबसे पहले अभी टी सर्वो टर्बो सी प्लस प्लस की बात करें तो इसके कुछ प्रोसीजर्स हैं जिसको फॉलो कर लेंगे तो आसानी से आप इसे अपनी मशीन में इंस्टॉल कर सकते हैं और कोड आसानी से कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपके लिंक दिए हुए हैं, उसमें लिंक में जा करके आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि इसमें बता रखा है कि आप डाउनलोड टर्बो सी प्लस प्लस को क्रिएट टर्बो सी डायरेक्टरी इनसाइड द सी ड्राइव में आप कर सकते हैं। डायरेक्टरी जिसको फोल्डर बोलते हैं, उसके अंदर आप इसे आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। जब ऐसे इसे इंस्टॉल करते हैं टर्बो सी प्लस प्लस को और उसे डेस्कटॉप पे उसके आइकन को जब डबल क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह का एक विंडो आपको शो होगा, जिसे हम लोग कंसोल कहते हैं, कंसोल विंडो कहते हैं, जहाँ पे फाइल के अंदर न्यू फाइल करके हम आसानी से इस एडिटर पे आप अपना सी का कोड लिख सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताने जा रहे हैं जिसमें सी प्रोग्रामिंग का, जैसे आप प्रिंट करा सकते हैं हेलो सी लैंग्वेज। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जैसे कि बिफोर स्टार्टिंग ABCD ऑफ सी लैंग्वेज यू नीड टू लर्न हाउ टू राइट कंपाइल एंड रन द फर्स्ट प्रोग्राम। सो टू राइट द फर्स्ट प्रोग्राम ओपन अ सी कंसोल एंड राइट दिस कोड। इस कोड को ऐसे एज इट इज लिख देंगे और उसके बारे में हम लोग बात करेंगे इस कोड में कितने पार्ट्स हैं, हर एक लाइन का क्या मतलब होता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इसमें सबसे पहले हैश सिंबल लगाया गया है इंक्लूड और stdio.h। इसको हम लोग लाइब्रेरी बोलते हैं, जिस लाइब्रेरी के अंदर प्रिंटफ और स्कैनफ करने के फंक्शंस प्रोवाइड किए गए हैं। इंट मेन ये हमारा स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम कहलाता है और मेन एक फंक्शन होने के नाते इसे हम पैरेंथेसिस में ब्लॉक में क्लोज करते हैं और उसके अंदर जो कोड लिख जाती है वो कोड का पूरा ब्लॉक को आप करली ब्रैकेट जिसको हम ब्रेसेस के रूप में जानते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसके अंदर एक सिंटैक्स लिखा गया है जिसका नाम है प्रिंटफ। और प्रिंटफ एक फंक्शंस है जो सी लाइब्रेरी के stdio.h लाइब्रेरी में पाया जाता है और इसका मेन फंक्शन ये है कि कोई भी डाटा को या उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशंस को यदि डिस्प्ले कराना हो तो उसे डबल कोट के अंदर या उसके फॉर्मेट स्पेसिफायर दे करके हम आसानी से कर सकते हैं। सो जैसा कि यहाँ डबल कोड में हेलो सी लैंग्वेज लिखा गया है और रिटर्न जीरो बट का मतलब होता है कि आप मेन फंक्शन से कुछ रिटर्न नहीं करवा रहे हैं, उससे सिर्फ हमें इस लाइन को एग्जीक्यूट करने के लिए कह रहे हैं। हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट हैश इंक्लूड ए स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी जहाँ पे प्रिंटर फंक्शन इज डिफाइंड। आपको बताया जैसे कि मैंने बताया इंट मेन द मेन फंक्शन इज एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है जहाँ से हमारे प्रोग्राम को कंपाइलर रीड करना। प्रिंटफ द फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो आपका कोई भी डाटा अभी मैंने बताया इंफॉर्मेशन को प्रिंट करने के लिए कंसोल में यूज़ किया जाता है। रिटर्न जीरो एक स्टेटमेंट होता है लास्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लाइन, जो किसी भी प्रोग्रामिंग का लास्ट स्टेटमेंट होता है जो हमें जीरो रिटर्न करके देता है। इस मतलब है कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है और रिजल्ट आपको डिस्प्ले किया। और वन का मतलब होता है कि ये एग्जीक्यूशन में कोई प्रॉब्लम आई, ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हाउ टू कंपाइल एंड रन द सी प्रोग्राम। देयर आर टू वे टू कंपाइल एंड रन द प्रोग्राम। एक है कि आप बाय मेन्यू में जा कर के
कंपाइल और रन का ऑप्शन आता है, उसे आप क्लिक कर सकते हैं और आप शॉर्टकटली दूसरे तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं। उसके लिए आपके कमांड होते हैं। कंट्रोल F9 के जरिए हम लोग कंपाइल करते हैं डायरेक्टली प्रोग्राम को, और ऑल्ट F9 से हम लोग प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, और कंट्रोल F9 से उसे कंपाइल प्लस रन दोनों एक साथ कर सकते हैं। लेकिन आप यदि प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो सबसे पहले आप कंपाइल करेंगे ऑल्ट प्लस F9 से, और देन वो सक्सेसफुली कंपाइल हो जाता है, जिसमें आपको एक मैसेज ब्लॉक बॉक्स से जाएगा जिसमें दिखाएगा नो एरर और नो वार्निंग। देन यू हैव टू प्रेस द कमांड कंट्रोल प्लस F9 टू सी द रिजल्ट ऑफ प्रोग्राम। उस प्रोग्राम का रिजल्ट आप देख सकते हैं आसानी से। हेलो दोस्तों, जैसा कि अभी पिछले प्रोग्राम में अभी आप एग्जांपल में देखे होंगे कि हमने जो हेलो सी लैंग्वेज लिखा था उसका आउटपुट इस तरीके से आपको स्क्रीन पे शो होगा। सो जब आप कंट्रोल F9 प्रेस करेंगे टर्बो सी में, तो इस तरह से आपका प्रोग्रामिंग का आउटपुट नज़र आएगा। Once you have compiled or run the C program, you can easily see the result of program by pressing Alt plus F9 F5 सॉरी Alt plus F5 प्रेस करके आप उसे स्क्रीन को दोबारा देख सकते हैं। और टर्बो सी से बाहर आने के लिए आपको प्रेस करना है एस्केप टू रिटर्न द टर्बो सी प्लस प्लस कंसोल पे आप आ सकते हैं, वापस आ सकते हैं। हेलो दोस्तों, कोई भी प्रोग्राम जो सी लैंग्वेज द्वारा लिखा गया है उसमें कंपाइलेशन का क्या मतलब होता है, इसको जान करने के लिए मैं आपको एक इस स्लाइड के द्वारा समझाना चाहता हूँ कि कंपाइलेशन का मतलब होता है हमारे लैंग्वेज को कंप्यूटर कन्वर्ट कर देता है ऑब्जेक्ट कोड में, जिसे हम लोग कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज में, यानी हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो कंपाइलेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड. It can be done with the help of compiler. So Turbo C compiler is check source code कि there is any syntactical or structural error. If any structural or syntactical error, it generate the object code. If there is no error, it generate the object code. If found any errors, cannot compile the program. तो जैसा कि देख पा रहे होंगे कंपाइलेशन प्रोसेस इन सी में, कंपाइलेशन प्रोसेस के बारे में अभी जैसे मैंने बताया सोर्स कोड को इनपुट लेता है और उसे ऑब्जेक्ट कोड में मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। द कंपाइलेशन प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू 4 स्टेप: प्री प्रोसेसिंग, कंपाइलिंग, असेंबलिंग, द होल प्रोग्राम इज असेंबलिंग, एंड देन लिंकिंग। तो इसके 4 प्रोसेस एक कंपाइलेशन में होता है। The preprocessor takes the source code as an input and it removes all the comments from the source code. The process takes the preprocessor directive and interrupt it. For example, if studio.h the directive is available in the program, then the preprocessor interrupt the directive and replace the directive with the content of studio.h. The following are the phases through which our program passes before being transformed into the executable code. हमारा प्रोग्राम जो होता है वो कंपाइलेशन के प्रोसेस में कई फेजेस से होते हुए एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। सबसे पहले वो कंपाइल करता है, सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट कोड में, ऑब्जेक्ट कोड को कन्वर्ट से को लिंक करता है लाइब्रेरी फाइल से। अब लाइब्रेरी फाइल लिंक करने के बाद वो हमारा जो कोड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है EXE कोड में। फिर EXE कोड हमारा लोडर उसे लोड करता है, लोड करने के बाद वो लोड करने के बाद उसे फिर ऑपरेटिंग सिस्टम्स को देता है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम उसे हमें आउटपुट करके देता है। सो कंपाइलेशन प्रोसेस में ये 4 मेन स्टेप्स आपका इन्वॉल्व होता है। जैसा कि आप सोर्स कोड करते हैं जहाँ पे हम कोड हम लोग जो टाइप करते हैं, उसके बाद प्री प्रोसेसर्स, कंपाइलर्स, असेंबलर और लिंकर का यूज किया जाता है और इनका रोल वहाँ प्ले करता है। उसके बाद हमारा लोडर होता है। लोडर क्या करता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल को लोड करता है रैम में, और फिर रैम से उसे प्रोसेसर में जाकर के उसे एक्सिक्यूट करता है और वो उसका आउटपुट हमें इस कंसोल आउटपुट पे डिस्प्ले पे स्क्रीन पे दिखाई देता है। जैसा कि इस स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे प्री प्रोसेसर्स का रोल क्या है, कंपाइलर का क्या रोल है, असेंबलर का क्या रोल है और लिंकर क्या रोल है। जैसा कि अभी हमने बताया प्री प्रोसेसर्स एक प्री प्रोसेस फाइल होता है जो ऑलरेडी पहले से प्रोसेस किया रहता है, जहाँ पे जैसे आपका हो गया हेडर फाइल्स जिसको हम लोग इंक्लूड करते हैं, उनमें जो भी कोड लिखी गई है ये प्रिंटफ के लिए, स्कैनर के लिए जो पहले से है उनका आसानी से वो पहले से ही
कंपाइलर का रोल ये होता है कि जितने भी कोड या जितने भी लाइन हम लोग प्रोग्राम के अंदर मेन के अंदर लिखते हैं उसे आसानी से वो क्या करता है, कंपाइल करता है, और कोई एरर होता है तो उसे फिर आपको शो करके दिखा देता है। असेंबलर का काम होता है कि आपका कोड और उसके ऑब्जेक्ट कोड जो होता है उसे असेंबल कर देता है, और आसानी से असेंबल करके लाइब्रेरी के साथ असेंबल करके हमारा जो प्रोग्राम होता है उसे ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। उसके बाद हमारा लिंकर प्ले करता है। लिंकर हमारे लाइब्रेरी से हमारे असेंबलिंग कोड को लिंक करता है और फिर उसे एक्सी कोड में कन्वर्ट। हेलो दोस्तों, इस डायग्राम के जरिए आप आसानी से समझ सकते हैं कि कोई भी प्रोग्राम जो हम लोग लिखते हैं उसका कितने स्टेप्स और कितने फेजेस से होते हुए एग्जीक्यूट करता है। जैसे आपका प्रोग्राम हेलो सी है, वो प्रोग्राम के फाइल का नाम हो गया। उसके बाद प्री प्रोसेसर्स एक्सपेंड करता है आपके कोड को हेलो के सी के साथ। उसके बाद कंपाइलर का रोल होता है कि आपके प्रोग्राम में एरर को फाइंड आउट करता है। फिर असेंबली कोड का मतलब होता है कि वो आपके कोड को असेंबल करता है, लाइब्रेरी फाइल के साथ हमारे कोड को लिंक करते हुए उसे असेंबल कर देता है। मतलब असेंबलिंग का मतलब होता है एक सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है। फिर वो ऑब्जेक्ट कोड लिंकर से लिंक करके लाइब्रेरी फाइल से लिंक करके एक्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट होता है, और EXE कोड ही लोडर को लोड करके लोडर से लोड होते हुए फिर हमारा आउटपुट जनरेट करता है, जिसको हम लोग करते हैं एग्जीक्यूट करना। आई होप कि आपको ये प्रोसेस आसानी से समझ में आ गया होगा। एक बार जब हम लोग एग्जाम्पल करेंगे प्रोग्रामिंग में तो और आसानी तरीके से इसे हम समझ सकते हैं। और आज की इस वीडियो सीरीज में, आज का इस इंट्रोडक्शन में हम लोग बात करते हैं कि सी प्रोग्रामिंग में क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल, कांस्टेंट, डेटा टाइप, आइडेंटिफायर, ऑपरेटर्स, कमेंट्स, फॉर्मेट स्पेसिफायर, कॉन्स्टेंट्स वगैरह क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग बात, जिससे हम लोग बेसिक यूनिट ऑफ प्रोग्रामिंग कहते हैं, जिसे सी टोकन्स के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बात करेंगे हम लोग वेरियस टाइप ऑफ वेरिएबल्स के बारे में, प्रोग्रामिंग एरर्स के बारे में, कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में, फंक्शंस के बारे में। उसके बाद आपका आ जाता है कॉन्सेप्ट एरे, स्ट्रिंग, पॉइंटर, स्ट्रक्चर्स, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशंस, फाइल हैंडलिंग एंड प्री प्रोसेसर्स। कि आप देख पा रहे होंगे कि फाइल हैंडलिंग, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशंस, कॉन्सेप्ट ऑफ लिंक लिस्ट, प्री प्रोसेसर, सी कमांड लाइन आर्गुमेंट, और इन सभी टॉपिक से रिलेटेड दो 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 चार चार एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे, जिससे आपका इन सभी कॉन्सेप्ट थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट से ज़्यादा आपको प्रैक्टिकली आपको साउंडेड किया जाएगा इस वीडियो सीरीज के माध्यम से। सो दोस्तों, आई होप कि आपको ये इंट्रोडक्शन ऑफ सी काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे उन्हें भी इसके बारे में काफ़ी नॉलेज हो और आसानी से आगे के हमारे सीरीज़ को समझ पाएंगे। सो हैव अ गुड डे। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।